बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारा और मेरे साथ साजिद तारा सब मौजूद हैं। और हम लोग आज बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते में वाक़यात हुए 9 मई से लेकर अब तक के जो भी वाक़यात थे उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं साजिद साहब को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, थैंक यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, आपके भी यकीनन नोटिस में होगा, आप भी गहरी नज़र रखे हुए होंगे पाकिस्तान में जो भी हालात हुए 9 मई से लेकर अभी तक। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से दिलखराश वाक़यात पेश आए। बहुत से लोग अपनी जानों से चले गए। फ़ौजी तनसीबात पे पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने हमला किया, जिस तरीके से जलाओ घेराव किया गया, इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, इससे कबल भी अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब भी अरेस्ट हुए, मरीम नवाज अरेस्ट हुई हैं, जो साबिक सदर हैं आसिफ जरदारी साहब वो अरेस्ट हुए, फरियाल तालपुर अरेस्ट हुई। बल्कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त देखें कि पूरी की पूरी अपोजिशन जेलों में बंद थी। और ना सिर्फ जेलों में बंद थी बल्कि कई कई माह उनके केसेस नहीं लगते थे और उनको जमानतें नहीं मिलती थी। हमने देखा 90 रोज का भी रिमांड चलता रहा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जैसे कि खुर्शीद शाह साहब, जो कि कई साल तक, मतलब तकरीबन 2 साल से अब उनको जेल में रखा गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाज़िया, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा आपको बात कि जिस बंदे को, जिस सियासतदान को और या सियासी वर्कर को या कारकुन को वो इतना नाजुक हो, उसको अपनी जेल जाने का खतरा और वो ना जाना चाहता हो, भागना चाहता हो इन सर्कमस्टांसिस से, उसको इस काम में नहीं आना चाहिए। उसको बिल्कुल ये काम छोड़ देना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि उसकी वजह ये है, जिस तरह आपने खुद अभी फरमाया है कि पाकिस्तान के हर सियासी लीडर ने जेल देखी है, लंबी लंबी जेल देखी है। जरदारी साहब, मुझे अभी याद है कि उन्होंने कहा था कि मैंने एक पौधा लगाया था अपने जेल के सेल के बाहर, तो वो दरख्त बन चुका था जब वो निकले थे। 14 साल की जेल काटी है आसिफ जरदारी 14 साल। और उसके बाद ये है कि आपके ये शहजादे, जिनका एक कॉल है कि खौफ के बुत जो है वो गिरा दो, और फिर 12-12 घंटे अदालतों में बैठते हैं कि हमें यहां से पकड़ ना लिया जाए। पंजाब पुलिस, उन्हें पता चल जाए कि पंजाब पुलिस बाहर आ गई इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वो निकलते ही नहीं है बाहर, लेट जाते हैं। और दूसरा, मैं एक और कोट करना चाहूंगा, कहा जाता है जी कि जब आपका ईमान जितना स्ट्रांग हो, आपको खौफ खत्म हो जाएगा। बाहर निकलो, ये सियासत नहीं, जिहाद है। आज फिर मेरा मकसद है अदालतों से नहीं निकलते आप। ये पता नहीं किस तरह का मेरा मकसद है, कंट्राडिक्शन है। लोगों के बच्चों को कहते हो, जो है वो अभी भी इस वक्त भी जो है वो जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वो सुबह से अदालत आए हुए हैं। लोगों के लेकिन बच्चों को शाजिया कि कहना कि जेलें भरो, गोलियां खाओ, जूते खाओ, और जो इन्होंने किया है कोर कमांडर्स पे और जीएचक्यू कोर्स कमांडर रेजिडेंस पे और जो जीएचक्यू पे, अब जब उम्र कैदें होनी है उनको, जब उनको 10-10 साल सजा होनी है, इन्होंने पतली गली से निकल के लंदन पहुंच जाना है। साजिद साहब, इन्होंने तो लाताल्लुकी का ऐलान पहले दिन ही कर दिया कि जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है छोड़, उनका अब पीटीआई हमारा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक नहीं। लेकिन देखें, यही मैं हमेशा ये कहता था कि इसको सियासत को सियासत रहने दो, इसको मजहब ना बनाओ, इसको एक नया एक ग्रुप ना बनाओ। इसको अमल बिन मारूफ का जो नारा लगाना था, वो गलत बात ये गलत करते थे जब कहते थे ये सियासत नहीं जिहाद है। तो मैं हमेशा ये चीखता था कि जिहाद आपके डीएनए का हिस्सा नहीं है। ये पार्टी वाले लोग हैं, जो लोग देखा आपने, जो इन्होंने किया जाके, जो ड्रामे इन्होंने करते रहे, जो इन्होंने कोर कमांडर के घर पे जाके किया है। एक जो लौड़ा लपाड़ा उसने यूनिफॉर्म पहन लिया कोर कमांडर का, और इनका भांजा जो है वो कोर कमांडर की पतलून लेकर, पैंट लेकर स्टेज पे चढ़ के उसकी वेस्ट के साइज का मजाक उड़ाता रहा। कोई कोरमा उठा के वहां से भाग रहा है, कोई मोर उठा के भाग रहा है वहां से, कोई जो है वो किसी घर की, जो मैं तो बगैर उसको नहीं कहूंगा कि किसी बाइज्जत घर की बच्ची होगी, जो आधी रात को वहां से स्ट्रॉबेरीज निकाल के खा रही थी जाके मर्दों के दरमियान में खड़ी होके, और फिर वीडियो बना के लगा रही थी। वो जाहिर है, मैं तो नहीं समझता कोई भाई जो है वो बहन को आधी रात के वक्त कोर कमांडर के घर में इस तरह घुसने के लिए अपना बाप को उसका इजाजत तो नहीं दे सकता।
लेकिन वो उन लोगों को अबैंडन कर दिया गया है, बस के नीचे दे दिया गया है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो मेरे जैसे बंदे, एक ऐसे पाकिस्तानी के लिए दुख का मुकाम है जो हमेशा ये चीखता है कि 76 साल से मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े ये फाड़ रहे हैं, आज फिर चीख रहा है कि जिन लोगों के कोर कमांडरों को और जीएचक्यू के घरों को जीएचक्यू को आग लगाई गई है, वो पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। बिल्कुल। आज वॉशिंगटन डीसी और भारत के अंदर, बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपके बारे में क्या बातें हो रही है, जरा आप खुद अंदाजा लगाएं। आईएमएफ आपको पैसे देने के लिए राजी नहीं है। चाइना परेशान है कि आप उनको ब्लैक में $26 बिलियन आप उनका खा गए, आप हड़कार नहीं मारा आपने। ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है, जो फंस गए बेचारे। ग्वादर में उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइना को ब्लैकमेल आप कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। तो अफसोस है, दुख है। और मैं हमेशा ये कहता रहूंगा, करता रहूंगा। हालांकि मेरा बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाके किसी सियासत में हिस्सा लूं, किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करूं, लेकिन एक दुख है, जो कुछ भी हुआ दुख हुआ। और उसके बाद में एक और बात अगली जो इसी के साथ देखने के बाद हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यकीनन ये मशवरा जरूर देते हैं, क्योंकि मैं अक्सर उनके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ जब कि साजिद तारड़ साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो सजेशंस हैं ना वो देखें। उसमें शाजिया, मैं यकीन करें, मेरी मादरे मिल्लत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी मादरे मिल्लत है। मेरे अंदर से पाकिस्तानी खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे सांस में सांस है। पाकिस्तान के लिए तड़पता भी रहूंगा, दुआएं भी मांगता रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें आज मैं बताना चाहूंगा कि अरेस्ट हुई और उसके बाद अदलिया, ये वही अदलिया है जिसका 140 दुनिया के नंबर कंट्रीज में से पहले ही कोई 126 या 129 नंबर है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि एक वकील, मैं खुद वकील हूं, एक वकील का बेटा हूं, एक वकील का भाई हूं और एक वकील का बाप हूं। उसने आज तक किसी अदालत में इस तरह की जमानतें होते नहीं देखी। आप पहले शहबाज शरीफ साहब का किला था, 8 मिनट में 8 जमानतें। उसके बाद मर्सिडीज की एक फरमाइश की गई कि उनको लाया जाए, जो कि मुल्जम है, अभी इल्जाम है उनके ऊपर, अभी प्रूफ होने हैं। जजों वाली एंट्रेंस से आए और फिर जिस तरीके से उनको इस्तकबालिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से फिर नाइस टू सी यू, क्या वो कहते हैं, अम्मी ने भी सलाम भेजा। मेरा मकसद है कि फिर उनको कहा गया कि इनको ये फला चीजें मुहैया की जाए, ये मेहमान हैं। अब 10 लोग आए इनको लोरियां सुनाने के लिए रात को सोने से पहले। ये अदालतें हैं। आप, मैं जो लोग मेरा ये देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम, कभी आपने सोचा है कि अगर आप कोर्ट में जाएं तो आपके साथ कोई मैजिस्ट्रेट, कोई सिविल जज, कोई सेशन जज इस तरह के कलमात आपके साथ बात करें? आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है पाकिस्तान की अदालतों में। आई एग्री। गैर इंसानी सलूक। मैं एक चीज हमेशा ये कहता था, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी अदालतों के आसपास गुजरी है, मुझे दुख होता था किसी कचहरी में आज तक पाकिस्तान मैंने सायादार दरख्त नहीं देखा। क्यों? जो वहां पे लोग कर रहे होते हैं उसकी वजह से खुदा की लानतें बरस रही होती हैं, कड़कती धूपें होती हैं, वकीलों की कुर्सियां सेफ नहीं होती, जंजीरों के साथ बांध के बैठते हैं, गिलास पानी के बाद सेफ नहीं होते, जो रिश्वत चलती है, जो बेईमानी वहां जहां होती है, वो हर एक बंदे को पता है। मैंने नए सिरे से क्या आपको बताना है। लेकिन आज एक सुप्रीम, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिनके पास सजाए मौत और फांसियां देने के अख्तियार है। पाकिस्तान में कहा जाता है ऊपर खुदा और रसूल और किताब के बाद सबसे स्ट्रांग आदमी वो है जो वहां पे आगे लेटा जा रहा था। वो कहता था बिस्मिल्लाह आप आए हैं, जी आया, सत बिस्मिल्लाह, अम्मी जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पता नहीं मेरा मकसद है ये क्या, ये पाकिस्तान का अंजाम क्या होना है, आपकी डायरेक्शंस क्या है। और फिर वहां से निकल के जो खान साहब ने उस इदारे जिनके घरों को जलाया है उनके बारे में जो अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल किए, बेशरम, बेगैरत। और मिस्टर ISPR, जिस तरह मोहल्ले की लड़कियां एक दूसरे से लड़ती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे यार को नहीं छोड़ूंगी। कुछ तो रहने दें, कुछ हया रहने दें। हो सकता है दोबारा मिलना पड़ जाए उनके साथ, क्योंकि आप बार बार ये भी अपने बयानों में कह चुके हैं
कि हाँ मैं इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लूंगा। आप ही का एक राइट हैंड है जिसने कहा था आर्मी चीफ के साथ अगर इनको अकेला कमरे में बिठा दिया जाए तो 15 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं मेरी समझ से बाहर है ये कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका 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 अंजाम क्या होगा। साजिद साहब, कोर्ट के तो जो हमने हालात देखे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे अपने करियर में 18-19 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, लेकिन इस तरह का किरदार हमने भी नहीं देखा था जिस तरह का हमने इन गुज़िश्ता कोई 2 माह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से ज़मानतें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि खान साहब ने वहाँ अदालत में खड़े होकर ये कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही कुछ होगा। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए ये उसमें धमकी है, बताया जा रहा है। दो चीजें नहीं, 2-4 चीजें। एक तो धमकी है, ब्लैकमेलिंग है और खौफ है। खौफ है। अगर खान साहब दलेर होते, जिस तरह शेख रशीद साहब अक्सर बढ़ के मारने में मशहूर है, वो कहते जेल मेरा ससुराल है, अगर ये खौफ के बुत इनके टूटे होते ना तो पंजाब पुलिस से इस तरह ना घबराते, ये कांपते ना फिरते। ये अय्या का नाबदून, अय्या का नस्ताइन और अमर बिन मारूफ और रियासत मदीना, अगर इन चीजों पे यकीन हो तो फिर पंजाब पुलिस को देखकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेट नहीं जाते, फिर उनके साथ बाहर जाते, फिर अपने कारकुनों को बसों के नीचे डालते कि हम इनको जानते भी नहीं, ये कौन है। वो तस्वीरें हैं उनकी। खान साहब भी वो दौर है जब आप उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। सीसीटीवी, आपने बहुत ट्रेनिंग दी थी इनको सबको कि सीसीटीवी कैमरों के उनको तोड़ना किस तरह है, उनकी हार्ड डिस्कें किस तरह निकालनी है, लेकिन फिर भी उसकी वजह ये है ये खुद अपनी फेसबुकों पे डालते रहे। आपके एक बहुत बड़े लीडर ने जो आपके राइट हैंड है लाहौर के अंदर, एजाज चौधरी साहब, और उनके लड़के की ऑडियो आ चुकी है कि डैडी एक भी गमला नहीं छोड़ा, उसका क्या करेंगे। दूसरा तो आप कह रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा का था, जिस तरह से वो लेकर गई, इनके भांजे ने पैंट उठाई हुई थी कोर कमांडर की, दिखा रहा था लोगों को, उसका क्या करेंगे। वो एजेंसियों का बंदा था। हाँ साहब एक नहीं है। मैं अभी आपसे अभी बात करने से पहले देख कर आया हूं, जो आपकी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ब्रीफिंग दी है एजेंसियों ने। 5000 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए, 5000 लोग। बिल्कुल। और कई लोगों के तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं और कईयों के भी होने वाले हैं। लेकिन ये मैं चाहूंगा कि इनमें से वाकई इनके जो है, और इस वक्त एक डिबेट चल रही है कि मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए। उसकी वजह ये होती है, जब मैं लॉ स्कूल में, जब कोई भी बच्चा लॉ स्कूल में जाता है उसको बताया जाता है सजा क्या होती है, सजा के पीछे फिलॉसफी क्या होती है। सजा के पीछे फिलॉसफी ये होती है कि सजा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि दोबारा सोसाइटी में कोई भी लौंडा लपाड़ा ये कोशिश ना करे कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के मोर चोरी करने की, कुछ उसकी स्ट्रॉबेरियां चोरी करने की, कोई जुर्रत ना करे कि शहीदों की तस्वीरों को आग लगाने की, कोई कोशिश दोबारा सोचे भी ना कि कर्नल शेर खां के मुजस्मे का सर उतारने की। इतनी इबरतनाक सजा होनी चाहिए। एमएम आलम का जहाज जला दिया, वो तो पाकिस्तानी विरसा है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला दी, जो कि बहुत और वो उसमें है आपके जो सकाफती विरसा है उसमें शामिल होती है। उसमें बहुत सारी नवादरात थी जिसको आग लगा दी गई, खाक कर दिया गया उसको। 1932 में वो बिल्डिंग बनी थी। और मैं खासकर जो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जब मुल्क आपस में जंग की हालत में होते हैं, एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स और स्कूलों को नहीं जलाया जाता या हमला नहीं किया जाता। इन जालिमों एम्बुलेंस को भी आग लगाई गई, एक नहीं कई एम्बुलेंसेस को जलाया। लेकिन तरबियत क्या क्या है? जब तरबियत ही ये की हो कि जब ये जिहाद है, निकलो जिहाद है, हकीकी आजादी है। खान साहब कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता, मेरे सर में डंडा लगा था, मेरी याददाश्त खत्म हो गई थी। खान साहब आपने इस्लामाबाद जाने से पहले मैसेज रिकॉर्ड कराया था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो बाहर निकलना, हकीकी आजादी ऐसे नहीं आती। आपने अभी भी प्रोग्राम लेटेस्ट आपकी वीडियो है, हकीकी आजादी छीन के ली जाती है, तो वो छीन रहे हैं आपके बच्चे को। आपके बच्चे तो लंदन बैठे हैं, ये कई माओ के बच्चे जो हैं, जो वो कई मर गए हैं, कई जख्मी हैं, और कई जो है वो बेवकूफ होकर पागलों की तरह घूम फिर रहे हैं, मरने के आसपास है।
लेकिन ये कि ये किसी के बच्चों पे जो आप तजर्बा कर रहे हैं, खान साहब ये ना करें, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। साजिद साहब, पीडीएम के पावर शो के हवाले से आप क्या करेंगे? मैं उसमें मैं बताऊंगा, उसमें भी ज्यादतियां हुई हैं कई, लेकिन एक बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी दुनिया आई 48 घंटे के नोटिस पे, और वाकई उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि पूरा इलाज क्या होता है। एक भी गमला, एक भी शीशा, एक भी लाइट नहीं टूटी। हाँ, ये जरूर है, फूल तक नहीं टूटने दिया साजिद साहब, फूल तक नहीं टूटने दिया। उन्होंने अपने रजाकार खड़े किए हुए थे कि कोई क्यारी भी खराब ना करे। और दूसरा, लेकिन हाँ एक ज्यादती है कि दफा 144 लगी हुई थी इस्लामाबाद में, उसके बावजूद वो आए और गेट खुला कर गए, और उनके खिलाफ उस तरह एक्शन नहीं लिया गया जिस तरह दूसरे लोगों के साथ लिया जाता है। उसका मुझे भी उसका मेरे लिए भी वो कंसर्न है। लेकिन द वे दे बिहेव, मेरे ख्याल में देयर वाज इसको कहा जाता है पूरा हमारे इतिहास। लेकिन चले, वो तो फिर हमने अब जब मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी जिस तरह जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को आग लगानी है, जला के राख कर देना है, और तालियां भी बजानी है, गाने भी गाने, तो फिर इसके बाद इसका क्या हो सकता है? मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, चीखता रहा हूं कि पाकिस्तान का हल सिर्फ एक ही आदमी के पास है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास, और वो सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे, सख्त फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? और यही है, ये उसी का रिजल्ट है। और दुख इस बात का है, नुकसान मेरे मुल्क का हुआ है, क्योंकि दुनिया ने मेरे मुल्क को जलते देखा है, और वो अच्छा ऑप्टिक्स नहीं थे, अच्छे वो मनाजर नहीं थे, दुनिया को वो मनाजर नहीं देखने चाहिए थे। कोर कमांडर और GHQ को जलता देखकर पाकिस्तान कमजोर लगा है। ये सियासतदान तो आने जाने हैं, ये सारे लंदन बेस्ड लोग हैं, चले जाएंगे वापस अपने घरों को, लेकिन मेरे मुल्क को इन्होंने जलीलो ख्वार किया है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, फौज क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है। आपने उसका गिरबान पकड़ लिया है, आपने उसको ना सिर्फ चैलेंज किया है, जलीलो ख्वार किया। आज मैं अगली बात आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मुहिम चला दी है इन्होंने 1971 की बातें कर करके मशरकी पाकिस्तान की। आज दो लोगों ने बार बार, खान साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि मशरकी पाकिस्तान, आजम स्वाति साहब ने भी साथ ही एक वीडियो मैसेज किया, उन्होंने भी मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान का किसी पाकिस्तानी फौज को बताना इसी तरह है कि किसी के जख्मों पे नमक फेंकने वाली बात, और उसमें डिवाइड पर इन्होंने उनके जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है। ज्यादती, मैं समझता हूं ज्यादती है। अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर है तो पाकिस्तान कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलतियां नहीं की, ये 2018 वाली सबसे बड़ी गलती थी उनकी। ये प्रोजेक्ट इमरान खान, उनकी सबसे बड़ी गलती उनकी थी। माजी में भी गलतियां करते रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फेडरेशन की अलामत है, उसकी इतनी तजलील की जाए जितनी हो चुकी है, जितनी की जा रही है। जैसे इसका कोई और तरीकाकार आपको ढूंढना चाहिए था। जब आप पावर में थे, आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन ऑफर करते रहे। आज भी आप कहते हैं कि किसी तरीके से मेरे संग आर्मी चीफ साहब बात करें, तो मैं, और आप अपने लोगों के अंदर बैठ के कहते रहे कि पाकिस्तान में एजेंसीज और आर्मी के बगैर हुकूमत नहीं की जा सकती। आज भी आपके असद उमर साहब की स्टेटमेंट है कि ये 15 मिनट आर्मी चीफ के साथ अकेले बैठ जाए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान को इतना जलील ना किया जाए। मैं दुख के साथ ही जो कुछ बता रहा हूं, जो मनाजर 9 मई के दुख मनाजर हैं, शायद ये किसी भी पाकिस्तानी, मैं नहीं कहता हूं किसी भी पार्टी का हो, मैं समझता हूं जिसकी पार्टी, मेरे जैसे बंदे की जिसकी पार्टी का नाम पाकिस्तान है, उसके लिए दुख का मुकाम। साजिद साहब, जिस तरह कोर्ट की आपने बात की, जिस किस्म के फैसले दिए गए, और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक किस्म का अदम एतमाद का इजहार हर तरफ से हो रहा है, अवाम की तरफ से भी हो रहा है, डेफिनेटली जो दूसरी दीगर जमातों के कारकुनान हैं वो भी कर रहे हैं, और आज कौमी असम्बली में भी इस हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। क्या उसके बाद इखलाकी जवाज़ बनता है कि वो दीगर केसों की समाअत करें, या ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब के हवाले से केसेस हैं उनकी समाअत करें? क्योंकि हम माजी में ये देखते आए हैं कि जब किसी जज के ऊपर इस तरह से कोई एतराज़ात उठाए जाते हैं तो वो अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला उल्टा नजर आ रहा है। शाजिया, इखलाकी जवाज उन मुमालिक में होता है जहां की अदलिया की कोई रेटिंग ठीक हो। मैंने शुरू इसी चीज से किया था कि आपकी अदलिया की रेटिंग पहले ही पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा है।
128-29 नंबर है 140 में से। अगर इखलाकी जवाज होता तो इनके नंबर, आपकी अदलिया ने माजी के अंदर जस्टिस मुनीर साहब जैसे लोगों ने, उसके बाद कई और ऐसे, मैंने आपको एक चीफ जस्टिस की बात बताई थी कि उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि मुझे कल रात ख्वाब में ये रकम आई है और यही इसकी रकम जो है मैं फैसले में लिखूंगा। तो इस तरह की बेसिस पे जब डिसीजन ली जाए, और जो जिस तरीके से अभी हो रहा है, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ है, उनकी ऑडियो के बाद ये मजाज रहता था, आप अखलाकी मजाज के ये पॉलिटिकल फैसले करते, इलेक्शन की डेटें देते, इलेक्शन के पैसे देते, फिर ये सारा कुछ। आपका क्या ख्याल है अगर अखलाकी जवाब होता तो मदर इन लॉ की ऑडियो थी उसके बाद ये अपने आप को अलग ना कर लेते? लेकिन हुए ये, उसकी वजह ये, बल्कि उसके अंदर मैं समझता हूँ उनकी एक बात आजकल फिर दोबारा सोशल मीडिया पे उनकी मदर लॉ की है कि ये कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो भी आजकल बार बार लोग उसको भी रिपीट करके देख रहे हैं कि इनके घरों की सोच क्या है इन लोगों की, कि ये कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। ये इनकी डिजायर है, ये इनकी ख्वाहिश है। नफरत देखें कि सिस्टम के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ कितनी नफरत। हैरान हूं मैं, हैरान। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क है उन मैडम से, पाकिस्तान हर 10 साल बाद एक ऐसी जगह पर क्यों आके खड़ा हो जाता है कि जिसके बाद नजर आ रहा होता है कि मार्शल लॉ के बगैर ये नहीं बच पाए। आज मेरा ये क्वेश्चन है हर देखने वाले से, पाकिस्तान में आज लॉ एंड ऑर्डर कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बहाल करने की सलाहियत रखता है सिवाय आर्मी? बताएं मुझे इस बात का जवाब। अगर कोई है तो आप फिर उसको लाएं टेबल पर, उसको कहें कि आप हुकूमत करें, क्योंकि अदलिया भी काम नहीं कर रही है, इंस्टीट्यूशन सारे खत्म हो चुके हैं। और जो हमारे अमीरुल मोमिनीन है उन्हें किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर इत्मीनान नहीं है। उन्होंने अगले दिन कहा 9 मई की भी अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो चीफ जस्टिस साहब करें। जी बिल्कुल, यही उनका मुतालबा आज भी था। हाँ, वो कहते हैं कि वो करें और नहीं, और तो किसी मुझे यकीन ही नहीं। लेकिन ये कि अब आप ऐसे जगह पे आ चुके हैं, आगे गड़ा है पीछे खाई है, आगे जाए तब भी मरेंगे, पीछे जाते हैं तब भी, और पता नहीं कि अब आपकी किस्मत के फैसले कहाँ होने हैं, क्या हो रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी आपकी। लेकिन सारी दुनिया के कैपिटल में आप हर जगह पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, हर जगह। बल्कि क्रिकेट के हवाले से अभी आज मैं सुबह प्रोग्राम देख रहा था कि किस तरीके से भारतीय मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा था कि हमारी टीम वहां किस तरह जाएगी जब सड़कों पे टैंक फिर रहे हैं। बताएं आप देखें कि आपको किन अल्फाज के साथ याद किया जाता है। अब तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑफिशियल लेटर निकाला है, मैसेज निकाला है कि हमें वो तशवीश है पाकिस्तान के हालात, ये आपकी औकात है। दुख। साजिद साहब, भारत की बात आई गई है तो मेरा प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन होगा ये आपसे कि जो बाइडन साहब और मोदी साहब जो हैं वो पैसिफिक लीडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा देखने वालों को, आप पस्तियों की नई गहराइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुल्क को जला के तालियां बजाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पड़ोस में मोदी साहब इस वक्त पैसिफिक के दौरे पे जा रहे हैं, फिजी और पापा गिनी में। अब फिजी और पापा गिनी में किसके साथ जा रहे हैं? जो बाइडेन के साथ जा रहे हैं। और वहां क्या लेने जा रहे हैं? सिर्फ अमेरिका को प्रेशराइज करने जा रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप देखिए। अब फिजी और पापा गिनी और उन इलाकों में इंडियंस की बहुत ज्यादा आबादी है। ब्रिटिश उनको वहां पे एज ए लेबर लेकर गए थे, और वहां पे आपने देखा होगा कई दफा उन ममालिक के सुदूर इंडियन डिसेंट के रह चुके हैं, ओरिजिन के रह चुके हैं। अब जब वो पे जाएंगे, वो भारतीय अपनी पावर शो करेंगे, अमेरिका को इंप्रेस करेंगे, और पहले ही अमेरिका जो है वो भारत के कब्जे में है, सारा कुछ उनके मर्जी से होता है। और फ्यूचर में ये आप खलीलजादे और ब्रेड शर्मन के 2 ट्वीट देखकर आप अगर ये समझते हैं कि अमेरिका आपके साथ बातें कर रहा है और आपको पता नहीं कितना पेट में दर्द है, ये आपका मुगलता है। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू हैव बिकम इररेलेवेंट टू देम। उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, अगर आपके साथ इतने अच्छे उनके रिलेशनशिप होते तो IMF का पैकेज दे दिया जाता, जिसके कोई इम्कानात नहीं। और आगे ये मोदी साहब इस ट्रिप के बाद, आगे पहले भी मैं ये कहता हूं कि भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ऐसे हैं कि कभी भी अमेरिका कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे भारत को नाराजगी हो, भारत की मर्जी ना हो।
लेकिन इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि आपसे अमेरिका बात करेगा तो भारत से इजाजत लेके बात करेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के ज़हन में ये डाल दिया है कि विदाउट इंडिया इन फ्रंट ऑफ चाइना अमेरिका इज नथिंग। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि प्लीज खुदा अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनको मैथ और इंग्लिश पढ़ाएं, और ये जिहाद जो है जहालत के खिलाफ करें, गुर्बत के खिलाफ, और लीडरों के लिए ना करें, अपने लिए करें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं और साजिद साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।